बच्चों, आदर्श क्वांटम के इस चैनल में आज हम विभिन्न माध्यमों में जो अपवर्तन होता है तो उनके अपवर्तनांकों के बीच संबंध स्थापित करेंगे माध्यम को अदल बदल के। जैसे यहां कर दिया जाए, मान लो जल है और यहां कांच है दूसरा माध्यम, ठीक। तो जल के सापेक्ष कांच का और कांच के सापेक्ष जल का, दोनों में अदल बदल के अपवर्तनांक हम निकालेंगे। देखिए क्या संबंध होता है। तो पहली स्थिति में यहां जल से प्रकाश किरण आ रही है कांच में। जल की अपेक्षा कांच सघन होता है तो अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर झुक गई। आपतन कोण बड़ा, अपवर्तन कोण छोटा हुआ, ठीक। अब यहां जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक देखो, जिस माध्यम में अपवर्तित किरण होती है, जिस माध्यम में अपवर्तन कोण होता है, उसी का अपवर्तनांक बोला जाता है। कांच का अपवर्तनांक है यहां और वो जल के सापेक्ष। तो लिखने का तरीका जो बताए हैं, ये लिखा जाएगा WN_G। अब यहां क्या है, W पहला माध्यम और G दूसरा माध्यम। जल पहला माध्यम, कांच दूसरा माध्यम। अब अपवर्तित किरण कांच में रहेगी ना, दूसरे माध्यम में। अपवर्तन कोण कांच में रहेगा, आपतन कोण पहले माध्यम में रहेगा। तो ये क्या बना, स्नेल के नियम से साइन I बटे साइन R, समीकरण 1। अब इन्हीं दोनों माध्यमों में अदल बदल कर दिया जाएगा, अर्थात प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। उत्क्रमणीयता मतलब उत्क्रमण, उत्क्रम। जो आपतित किरण है उसको अपवर्तित मान लिया जाए और जो अपवर्तित किरण है उसको आपतित किरण मान लिया जाए। अर्थात प्रकाश किरण इधर से जाए इधर को, कांच से जाए जल में, तो कांच सघन माध्यम है, जल विरल है। तो जब जाएगी विरल माध्यम में तो अभिलंब से दूर हटेगी, यहां अपवर्तन कोण I बन जाएगा और वो इससे आपतन कोण R से बड़ा होगा। यहां दोनों कोण में भी अदल बदल हो जाएगा। आपतन कोण अपवर्तन कोण हो जाएगा, अपवर्तन कोण आपतन कोण हो जाएगा। तो अब यहां क्या, प्रकाश उत्क्रमणीयता से GNW। अब GNW लिखा हमने, पहला माध्यम कांच, दूसरा जल। तो जल का अपवर्तनांक यहां मिलेगा, तो जल का अपवर्तनांक मिलेगा, अपवर्तित किरण जल में होगी। ये जल है तो ये अब जो AO किरण है ये अपवर्तित किरण हो गई, ये आपतित किरण हो गई, तो ये आपतन कोण भी हो गया, ये अपवर्तन कोण हो गया। तो साइन, तो आपतन कोण क्या लिखेंगे, R से लिखेंगे। प्रकाश किरण इधर से उधर जा रही है, बटे साइन I, समीकरण 2। दोनों समीकरणों का गुणा कर दो। देखो, अब कुछ लोग कहते हैं कैसे हम जान जाएं गुणा, कैसे हम जान जाएं कि भाग होगा समीकरणों का, कैसे जोड़ होगा, कैसे घटाव होगा। बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। देखो, कोई भी डेरिवेशन हल कर रहे हो, कोई न्यूमेरिकल लगा रहे हो, तो जब समीकरणों को हल करना होता है तो दोनों समीकरणों को ध्यान से देखा जाता है। अगर जोड़ने पर हमारा लाभ है तो समीकरणों को जोड़ेंगे, अगर घटाने पर हल हो सकता है तो घटाएंगे, अगर गुणा करने पर हल हो रहा है तो गुणा करेंगे, भाग करने पर हल हो रहा है तो भाग करेंगे। तो दोनों समीकरण जब हमारी निगाह में आ जाते हैं सामने, तब हम देखते हैं कि कौन सी क्रिया दोनों समीकरणों में की जाए कि समीकरण हल हो जाए। यहां देखो, अगर गुणा करते हैं तो साइन I ऊपर है पहले समीकरण में, इसमें साइन I नीचे है, इसमें साइन R नीचे है, इसमें साइन R ऊपर है। अगर गुणा करेंगे तो अंश हर में साइन I साइन R दोनों कट जाएंगे, हमारा हल हो गया। अब जोड़ेंगे तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा, घटाएंगे तो भी कोई रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक।
भाग करने पर भी कोई नया रिजल्ट आएगा, लेकिन हल नहीं होगा, सरल नहीं होगा। इसलिए यहां दोनों समीकरणों का हम गुणा ही करते हैं, उसी में हमारा लाभ है। तो समीकरणों में वही क्रिया की जाती है, मौके पर देखकर, पहले से नहीं पता होता है, मौके पर देखकर कि कौन सी क्रिया करने में हमारा लाभ है। समीकरणों को ढंग से पढ़ लिया जाता है, देखा जाता है कैसा करने पर राशियां विलुप्त होंगी या कटेंगी। तो यहां समीकरणों का गुणा किया जाए तो समीकरण 1 गुणे समीकरण 2 क्या हुआ, WN-G गुणे GN-W बराबर क्या हुआ, ये साइन I बटे साइन R गुणे साइन R बटे साइन I। कट गया, इससे आंसर कट गए, बराबर क्या आ गया 1, अर्थात WN-G गुणे GN-W बराबर 1। ठीक, अब इसमें क्या एक पक्षांतर कर दो कोई, तो चलो यही हटा दो, तो WN-G बराबर 1 बटे GN-W। इसका मतलब क्या हुआ, कांच का अपवर्तनांक बराबर 1 बटा जल का अपवर्तनांक। और सीधी भाषा में हम कह दें कि जब दो माध्यम में अदला बदली करके अपवर्तनांक निकालेंगे तो एक माध्यम का उल्टा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक हो जाता है। जैसे पहले का अपवर्तनांक आया है 3/2, तो उलट करके उल्टा वाला 2/3। इसमें याद करने की भी कोई जरूरत नहीं, एक का अपवर्तनांक पलट दो तो दूसरे का अपवर्तनांक मिल जाता है। अर्थात एक माध्यम के बदले दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक उसका उल्टा होता है, उसका उल्टा। 3/8 आया तो 8/3 हो गया दूसरे का, 2/3 आया 3/2 हो गया, 3/4 आया 4/3 हो गया। इस तरीके से ये संबंध मिला, तो दो माध्यम वाला हो गया। अब क्रमिक 3 समांतर माध्यम हो, दूसरी स्थिति, क्रमिक 3 माध्यम ये नंबर 2 स्थिति है। पहले वाली में देखो 2 ही माध्यम थे, अदल बदल कर दिया गया। यहां क्रमिक 3 माध्यम हूं और एक दूसरे के समांतर हूं। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओ, लेकिन ये बड़ा आसान ये भी है। इसके न्यूमेरिकल जो है बहुत हैं, इसके न्यूमेरिकल तमाम सवालों में फंसाएंगे, तो इसको ध्यान से समझो, और बड़ा आसान भी है। अब 3 माध्यम करना है, देखो हम बना रहे हैं चित्र। अब यहां एक माध्यम यहां मान लिया जाए, ये दूसरा मान लिया जाए, तीसरा मान लिया जाए, ये चौथे नंबर पर है। लेकिन माध्यम हम 3 लिए हैं और 3 ही माध्यम तक तुम्हारे कोर्स में है। तो पहला माध्यम हम क्या ले लें, जो भी कहो, तो चलो हम हवा ले लेते हैं, ये कांच ले लेते हैं, और ये जल ले लेते हैं। 3 माध्यम हमारे पूरे हुए। चौथा माध्यम जो पहला होता है वही फिर लेना पड़ता है। ठीक, तो यहां क्या हो गया, हवा। अब बात कहोगे
कि हम हवा, कांच, जल, हवा लेकर के मालूम किए। कहीं जो है यहाँ हवा के बाद जल ही आ जाए तब कांच आए, तब क्या करेंगे? बात सही है। या पहला ही माध्यम कांच कर दिया जाए, दूसरा माध्यम हवा कर दिया जाए, तीसरा जल कर दिया जाए। तो हमारे कहने का मतलब कि हम लोग एक स्थिति देख रहे हैं, अन्य स्थितियां भी हो सकती हैं। उसके बारे में बहुत साफ बात यह है, सुनिए। पहला माध्यम जो लेंगे, चाहे जो ले लो फ्री हो, अंत में चौथा माध्यम वही मिलेगा। क्योंकि जब हवा से चल रहे हैं तो कांच को पार किए, फिर जल को पार किए, अब जल को पार करेंगे फिर हवा तो आ जाएगी। तो इसमें एक बात यह है कि जो पहला माध्यम होता है वही अंतिम माध्यम चौथे नंबर पर भी होगा। एक बात यह हो गई। अब यहां अगर कांच ले लिए हैं तो बाद में फिर कांच मिलेगा। अगर पहला माध्यम जल ले लिए हैं तो अंतिम माध्यम चौथा फिर जल मिलेगा। ठीक, तो माध्यमों के सीरियल की समस्या खत्म हुई। भाई तीनों माध्यम लेंगे, जो पहले पर रखेंगे अंतिम में वही फिर रखेंगे। अब जो है प्रकाश किरणों को इसमें दिखाया जाए। तो यहां प्रकाश किरण एक आई, ये अभिलंब खींचा जाए। अब हवा से कांच में आई है तो अभिलंब की ओर कुछ झुकेगी, सीधे यहां आ जाएगी। यहां अभिलंब फिर खींचा जाए, ये अब क्या हुआ, कांच से जल में आई यहां तो अभिलंब से थोड़ा दूर हटेगी, भी बता रहे हैं। ठीक, यहां हवा तक आ गई। इसके बाद यहां अभिलंब खींचो, फिर जहां आपतन हो तुरंत अभिलंब वहां खींचा जाता है, ये। और यहां प्रकाश किरण जल से हवा में जा रही है तो और अभिलंब से दूर हटेगी, ये अब इतना समझो, हवा से कांच में आई तो बिरल से सघन में आई, अभिलंब की ओर झुकी, देखो। फिर कांच से जल में गई तो कांच की अपेक्षा जल कुछ बिरल होता है, भाई याद रखने वाली चीज है। तो अभिलंब से देखो कुछ दूर हटी ये प्रकाश किरण जो अपवर्तित हो रही है। फिर जल से हवा में गई, अंतिम वाला माध्यम पहला वाला हो जाता है, तो जल की अपेक्षा हवा भी विरल है तो ये भी अभिलंब से दूर हटी। अब यहां देखो कोणों को कुछ व्यक्त किया जाए। यह कोण आई है और यह कोण आर है। ठीक, हवा और कांच के लिए आर, ये आपतन कोण, ये अपवर्तन कोण। फिर देखो यहां क्या होगा, ये आपतन कोण, ये अपवर्तन कोण। तो देखो ये दोनों अभिलंब हैं और दोनों माध्यम समांतर हैं। ये दोनों अभिलंब समांतर रेखाएं हुई और ये तिर्यक रेखा हो गई। अब नाम लिख दिया जाए, ए ओ यम और यन। ठीक, तो ए ओ आपतित किरण और ओ एम अपवर्तित किरण यहां के लिए, पहली जोड़ी के लिए, हवा कांच के लिए। फिर दोनों अभिलंब एक दूसरे के समांतर हैं तो ये ओ एम किरण तिर्यक रेखा बनेगी और एकांतर कोण बराबर होते हैं, इसलिए यह कोण आर जो है यहां के लिए आपतन कोण हो गया। ठीक, अब फिर ये आपतन कोण हो गया तो ये अपवर्तन कोण।
ये अपवर्तन कोण क्या है? अब इसको आर डैश मानो, कुछ अलग भाई है तो अलग आर डैश माना गया। और फिर दोनों अभिलंब समांतर रेखा है, ये तिर्यक रेखा किरण बन रही है, तो एकांतर कोण के कारण ये भी आर डैश हुआ। अंतिम कोण क्या होगा? जो अंतिम चौथा माध्यम होता है, जब कहा गया कि पहला माध्यम ही आ जाता है, तो रेखा गणित से इसको सिद्ध किया जा सकता है कि जो पहली स्थिति में आपतन कोण है इस माध्यम में हवा में, वहीं जा करके यहां हवा में फिर अपवर्तन कोण हो जाएगा। तो ये क्या हुआ? आई हो गया, यहां का अपवर्तन कोण आई हो गया। ये रेखा गणित से सिद्ध रहेगा। तो फिर से समझ लो कि तीन माध्यम जो क्रम से हो, समांतर हो, समांतर देखो पट्टियां हैं इनकी, उनके अपवर्तनांकों में संबंध। तो क्या हुआ? ये हवा लिया गया, कांच, जल, और फिर लिया गया हवा। तो कहोगे कैसे हम जाने? देखो इसमें एक बात बहुत सीधी बता रहे हैं कि एक पन्ने पर तीनों माध्यम का नाम लिख लो, कोई भी पहले लिखो, कोई भी बाद में लिखो, कोई टेंशन नहीं। पहला, दूसरा, तीसरा माध्यम। जब चौथा पार होना है तो जो पहला किए हो वही चौथा फिर कर दो। हवा किए हो हवा कर दो, कांच किए हो कांच कर दो, जल किए हो जल कर दो, कोई टेंशन नहीं। इसके बाद ऐसे चित्र बनाओ, लिख दो, तब प्रकाश किरणें दिखाओ। हवा से कांच में मान लो जा रही है तो विरल से सघन में गई, तो यहां आपतन कोण बड़ा, अपवर्तन कोण छोटा। एक अपवर्तन यहां हो रहा है, फिर दूसरा अपवर्तन यहां यम पर हो रहा है। तो ये जो प्रकाश किरण आई कांच में, तब यहां से यहां तक तो सीधे चलेगी, और ये अभिलंब है, तो अभिलंब दोनों समांतर हो जाते हैं समांतर पट्टी के कारण। ये प्रकाश किरण जो है ये तिर्यक रेखा हो जाती है। तिर्यक रेखा के लिए एकांतर कोण बराबर होते हैं। ये जो अपवर्तन कोण है इस बिंदु के लिए जहां अपवर्तन दूसरे नंबर पर हो रहा है, ये आपतन कोण आर यहां फिर आ गया। आर यहां भी है, आर यहां भी है। अब जब यम पर अपवर्तन हुआ तो कांच से जल में गई प्रकाश किरण, तो जल कांच की अपेक्षा विरल है तो कुछ अभिलंब से दूर हटी, तो यहां नया अपवर्तन कोण बना, तो उसको हमने आर डैश लिख भी दिया। फिर यहां वाली वही स्थिति है, ये अभिलंब, ये अभिलंब, ये प्रकाश किरण, तिर्यक रेखा, तो ये अपवर्तन कोण यहां के लिए आपतन कोण हो गया। यन बिंदु के लिए ये हो गया आपतन कोण। और ये अंतिम में अपवर्तन कोण है, इसका मान जो पहला आपतन कोण होगा उसी के बराबर ये अपवर्तन कोण यहां होगा। ठीक, चाहे यहां कांच ले लो, जल ले लो, कुछ ले लो। ठीक, तो कहने का मतलब कि तीनों माध्यम सीरियल से लिख दो, और चौथा क्या करो? पहला वाला माध्यम अंत में फिर लौटाओ। पहला माध्यम 2 बार रहेगा, पहला माध्यम 2 बार रहेगा, पहला शुरुआत में, अंत में फिर वही मिलेगा। ठीक, इसके बाद प्रकाश किरणों को लाओ, यहां का आपतन कोण, यहां का अपवर्तन कोण हो गया। दूसरी जगह जब अपवर्तन होगा तो जो ये अपवर्तन कोण है उसके लिए ये आपतन कोण बन जाएगा, और ये अपवर्तन कोण नया कोई बना। लेकिन फिर यहां अपवर्तन होगा तो यही अपवर्तन कोण यहां क्या होगा? आपतन कोण बन जाएगा, क्योंकि अभिलंब समांतर हैं और पट्टियां माध्यमों की समांतर हैं, इसलिए अभिलंब समांतर रेखा बनते हैं रेखा गणित के हिसाब से। और ये अपवर्तित किरण एक माध्यम में सीधी रहती है, ये बन गई तिर्यक रेखा, और समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है, तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। यहां अपवर्तन और आपतन कोण बीच में एकांतर कोण जैसे हैं या एकांतर कोण के रूप में हैं, ये बराबर होंगे। और अंत में जो अपवर्तन कोण है वो पहले आपतन कोण के बराबर होता है, ये रेखा गणित विधि से सिद्ध है। ठीक, देखो इसमें बहुत प्रेशर ना लो, सूत्र हम न्यूमेरिकल लगाते समय फिर इसमें एक ट्रिक बता देंगे, तुम एकदम फ्री हो जाओगे, इसमें कोई दिमाग ही ज्यादा न लगाओ कि हमको नहीं आएगा। यहां इतना समझो, चित्र से इतना बना ही सकते हो। अब जो है हम लोग अपवर्तनांक लिखना शुरू करेंगे। तो क्या हुआ? हवा कांच, तो ANG
बराबर साइन आई बटे साइन आर, समीकरण ए। यहां के लिए ओ पर, ठीक। अब कहां, यम पर, यहां यम पर क्या होगा, कांच और जल मिल रहा है, तो जी एन डब्लू, जी एन डब्लू, तो क्या हुआ, साइन आर बटे साइन आर डैश, यहां यम पर साइन आर बटे साइन आर डैश, समीकरण 2। फिर यन पर साइन आर डैश बटे साइन आई, ये किसके लिए है, जल और हवा के लिए, डब्ल्यू एन ए, जल के सापेक्ष हवा का, समीकरण 3। एक बात समझ लो, अब तीनों समीकरणों का हम गुणा कर दें, द्विकथा वहां भी गुणा किया गया था, तीनों समीकरणों के यहां भी गुणा कर दें, अभी तीनों माध्यमों के अपवर्तनांकों में हमें संबंध मिल जाएगा। तो समीकरण 1 गुणे समीकरण 2 गुणे समीकरण 3, तो लिखो इधर वाला ए एन जी गुणे जी एन डब्लू, जी एन डब्लू गुणे डब्लू एन ए, बराबर क्या हुआ, साइन आई बटे साइन आर, पहला। फिर दूसरा, साइन आर बटे साइन आर डैश गुणे साइन, नहीं भाई, साइन आई बटे साइन आर, फिर साइन आर बटे साइन आर डैश, हाँ तीसरा, साइन आर डैश बटे साइन आई, ये। अब देखो साइन आई से कटा, आर डैश से कटा, साइन आर से कटा, फिर सब कट गए, जैसे 2 में कटे थे वैसे 3 में भी। तो जब सब अंश हर कट गए तो बराबर हो गया 1, या अब रिजल्ट हम लिख दे रहे हैं एकदम हाईलाइट करके, ए एन जी गुणे दूसरा क्या, जी एन डब्लू गुणे क्या होगा, डब्लू एन ए बराबर 1, ये। अर्थात तीनों क्रमिक समांतर माध्यम जो हैं उनमें सीरियल से अपवर्तनांकों को निकालते जाओ, तीनों का गुणनफल फिर 1 होगा, जैसे 2 में हुआ था 1, यहां भी 1 ही हुआ। अब क्या है कि 2 अपवर्तनांक हमको मालूम रहेंगे तो हम तीसरे का मान निकाल लेंगे, इसमें 1 मालूम रहने पर दूसरा निकलता है। यहां 3 अपवर्तनांक का मामला अगर है, 3 माध्यमों का, तो 2 माध्यमों का अगर हमें मिल रहा है तो 2 जगह मान हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 हल हो जाएगा। इस तरीके से ये 3 वाला है। इसमें और जान लो, गजब का सीरियल है, हवा से कांच, कांच से जल, जल से हवा, ये भी एक सीरियल मिल रहा है, ठीक। यहीं से देख करके, और ऐसा सूत्र चित्र बनाने की जरूरत बाद में नहीं रहेगी, यहां समझे हो ठीक है। सवाल के समय ऐसी ट्रिक बता देंगे कि 2 अक्षर 3 अक्षर लिखोगे, अपने आप सूत्र तैयार, कोई याद करने की जरूरत नहीं, कोई याद करने की जरूरत नहीं, इसमें टेंशन ना बनाओ। लेकिन जो इसको इस तरीके से नहीं पढ़ेगा वो लाइट के न्यूमेरिकल इसके आएंगे भी नहीं, याद करने लायक इस सूत्र है नहीं। याद करने पर जरूर कहीं गलती होगी, उसमें हम बताएं कहां कहां गलती होगी। इसलिए ये तीनों अपवर्तनांकों का जो संबंध है ये भी याद करने वाला नहीं है। एक बार समझ लो, बात खत्म, न्यूमेरिकल के समय क्लियर हो जाएगा।